स्वागत है आपका गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग बिहार स्पेशल का सेकेंड सीरीज है। पहला सीरीज में हमने समान बिहार समान परिचय पढ़ लिया है। समान परिचय, ये जो थोड़ा सा वीडियो हिल रहा है ना, स्टैंड थोड़ा सा ढीला हो गया है नीचे टेबल का, इसलिए हिल रहा है। तो इसको आप लोग सेकेंडरी चीज़ें इसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। तो समान परिचय का हमने वीडियो डाल दिया बिहार का। और आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार का इतिहास में, प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़ेंगे। ये लगभग 3-4 सीरीज में आएगा, खत्म हो जाएगा। इस सीरीज से आपको बीपीएससी TRE 2.0 और 3.0 में पूछा गया प्रश्न, लगभग 80% प्रश्न मिलेगा इसमें आपको प्रीवियस ईयर का। हम साथ साथ बताते चलेंगे और हम लोग गेस करके भी इसमें पढ़ते चलेंगे कि हाँ कौन कौन सा प्रश्न आने का चांस है। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा शिक्षक भर्ती से संबंधित, और बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम जो होता है ना, सिविल सर्विस एग्जाम CSE, उससे भी संबंधित होगा। अब जो पैटर्न होगा एग्जाम का TRE 4, वो समझिए आपको सिविल सर्विस एग्जाम के तरह ही होने वाला है, जो लगभग जनवरी फरवरी में एग्जाम होने की संभावनाएं हैं। मतलब 2023 में तो नहीं होगा, 24 में तो नहीं होगा, सॉरी 2025 में ही एग्जाम होगा TRE 4। तो ये समझिए 9th क्लास और 6 to 8 में भी आपको 3 या 4 सवाल पूछ दिया गया है, और 9th-10th में लगभग बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। जो बिहार का जो से उसमें आपका जो 40 नंबर का पोर्शन होगा ना, जिनका सोशल स्टडी होगा, तो 40 नंबर का इतिहास का जो प्रश्न है, तो अब की बार TRE 3 में 2 ही टॉपिक से, प्राचीन भारत से और सल्तनत काल से ही लगभग निपटा दिया है प्रश्न पूछ के। वो प्राचीन भारत में मगध से ज्यादा प्रश्न आया है, मौर्य वंश से ज्यादा आया है, वो भी बिहार के पार्ट से आया है, ठीक है ना। और सल्तनत काल में आपको गुलाम वंश, इस सब के बारे में थोड़ा सा पूछ दिया गया है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और ये सीरीज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए, इसको स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे, सीरीज अच्छा लगे, तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्राचीन बिहार का इतिहास, और आप लोग चाहिएगा इसका नोट्स भी बना सकते हैं, हम बता देंगे पॉइंट क्या होगा, और साथ में नोट्स आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा। एक रजिस्टर टाइप का छोटा सा 10 या 20 रुपए का आएगा, छोटा सा पतला सा कॉपी ले लीजिएगा, उसमें आराम से हो जाएगा। ये की पॉइंट्स नोट करते चलेंगे। तो जैसे पहला इसमें आपको हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा प्राचीन बिहार का इतिहास, हेडिंग डाल देंगे। फिर उसके बाद प्राचीन बिहार, नीचे सेम इसी तरह आप लोग बनाते चलेंगे। पाषाण काल, वैदिक काल, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। महाजनपद काल, पाषाण काल पढ़ेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आता है भारत के इतिहास में, लेकिन उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता था पश्चिमोत्तर भारत में था, ठीक है ना। ये भी भारत का नक्शा हो गया ना, तो इस एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता ज्यादा विकसित थे। हमारा जो बिहार है आपको पूर्वोत्तर भारत में है, ठीक है ना, मतलब भारत के पूर्वी भाग में बिहार है। तो उस समय सिंधी घाटी सभ्यता उस समय विकसित वहां तक नहीं हो पाई थी, तो इसलिए बिहार के इतिहास में सिंधु सभ्यता नहीं पढ़ेंगे हम लोग। पाषाण के बाद वैदिक पढ़ेंगे, फिर महाजनपद काल पढ़ेंगे, फिर बौद्ध एवं जैन धर्म, मौर्य एवं गुप्त वंश। इतना ही मेन टॉपिक है जो आपको सिलेबस में काफी है, ठीक है। तो आइए हम लोग पहला टॉपिक शुरू करेंगे, इसके स्रोत पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत, यानी कि हम लोग जो बिहार का इतिहास पढ़ते हैं वो किन किन स्रोतों के अनुसार उसमें हम लोग पढ़ते हैं, यानी कौन सा स्रोत उसमें क्या आ जाएगा। तो पहला आ जाएगा पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत आ जाएगा। अब हम लोग दोनों देखेंगे, पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद साहित्यिक स्रोत देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक हो गया हमारा, ठीक है ना। टॉपिक हो गया पहला, प्राचीन बिहार का इतिहास। स्रोत सीधे लिखना है, स्रोत। उसके बाद स्रोत में लिखेंगे हम लोग, इतना नहीं लिखना है ज्यादा। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के 2 प्रकार के स्रोतों का अध्ययन किया जाता है, ऐसा नहीं लिखे, सीधे लिखेंगे। एक में पुरातात्विक और 2 में साहित्यिक, यानी की नोट्स बनाते चलेंगे। आप एक में दे देंगे पुरातात्विक स्रोत, इसमें आपको देख लीजिएगा हम बताते हैं, जहां लिखना होगा ना अपने अंडरलाइन कर देंगे, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए, यानी कि ऐतिहासिक युग 3 होता है ना, प्री हिस्ट्री, उसके बाद से आद्य ऐतिहासिक, पूर्व इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। तो जो पुरातात्विक स्रोत है, पाषाण काल पूर्व इतिहास में ना आएगा आपको, तो उससे संबंधित आपको मुंगेर, चिरांद सारण में, चेचर कहाँ है, वैशाली में, मनेर पटना में एवं सोनपुर सारण में है।
वहां से ताम्र प्रस्तर वस्तु है, ताम्र माने तांबा, प्रस्तर माने पत्थर, यानी कि तांबा और पत्थर से संबंधित वस्तु या मृदभांड प्राप्त हुई। मृदभांड समझते हैं, मिट्टी का बर्तन होता है इस तरह सुराही टाइप के, ठीक है ना, सुराही टाइप का होता था मिट्टी का बर्तन, मृदभांड इसको बोलते थे, तो वो प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। पुरातात्विक स्रोत में है। उसके बाद साहित्यिक स्रोत नेक्स्ट में देखेंगे। मौर्यकालीन अभिलेख, जैसे मौर्य वंश आया था तो उससे लौरिया नंदनगढ़ में आपको मिलेगा अभिलेख है उसका, लौरिया अरेराज में भी मिलेगा, रामपुरवा में अशोक का अभिलेख मिल जाएगा, इस स्थान से प्राप्त हुए थे। इसको आप लोग सीधे मौर्यकालीन अभिलेख डैश देकर लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा लिख लेंगे। फिर बराबर की गुफाएं से प्राप्त हुए हैं पुरातात्विक स्रोत, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से स्मारक प्राप्त हुए हैं। फिर खुदाई से प्राप्त सिक्के प्राप्त हुए, मन के आपको हो गए इस तरह का होता था, ठीक है ना। इसमें ना धागा लगा के पहन लिया जाता था, तो हम बना नहीं पा रहे हैं। ऐसा पत्थर का होता था, उसमें छेद होता था, धागा लगाइए, कीमती पत्थर होता, पहन लीजिए, मन के उसको बोलते हैं। फिर मूर्तियां आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। अब ये हम लोग साहित्यिक स्रोत देखते हैं। साहित्यिक स्रोत में आपको हो जाएंगे साहित्य से संबंधित यानी लिखित चीज है, ज्ञान विज्ञान इत्यादि की चर्चाएं इसमें होती है। जैसे रामायण से हमारे पता चला है बिहार के बारे में, उसके बाद से महाभारत में बिहार की चर्चा किया गया है, पुराणों में भी बिहार की चर्चाएं हैं, बौद्ध रचनाएं में अंगुत्तर निकाय और जैन में दीघ निकाय, विनय पिटक, जैन मतलब तीन गो है ना, अंगुत्तर, बौद्ध, सॉरी दीर्घ और विनय। तो अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की चर्चा हुई है, जिनमें से 3 गो महाजनपद अपना बिहार में है। कौन कौन है आपको हो जाएगा, वज्जी है, मगध है और अंग है। 3 गो महाजनपद का चर्चा किया गया है, ठीक है। उसके बाद से जैन में भगवती सूत्र में भी इस चीज का चर्चा किया गया है। फिर उसके बाद देखिए यात्रियों के विवरण में भी, यात्री जो जो आए तो कुछ देखेंगे उस समय नोट्स कर, अभी हम लोग कहीं जाते हैं तो वीडियो बना लेते हैं, वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। तो आज से 100 साल बाद या 200 साल बाद, 1000 साल बाद अगर कोई खुदाई होगा ना, तो उस समय माटी में खुदाई नहीं, उस समय आपको डेटा खोजा जाएगा, सोशल मीडिया ऐप खोजा जाएगा, उस समय ऑनलाइन सर्चिंग चलेगा इस हिस्ट्री का पता लगाने के लिए, समझ रहे हैं ना, इस तरह का होगा। उस समय जब हुआ था तो लोग आते थे, मतलब इस उस समय हाई टेक्नोलॉजी था, और बुक लिख देते थे, कहीं जाएंगे बैठल बैठल कोई किताब, कोई जैसे जैसे घूमते जाएंगे उसका डायरी मेंटेन करते जाएंगे। हम कहीं अभी घूमने जाते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं तो वीडियो बनाते जाते हैं, तो उस चीज को उस समय लोग लिखते जाते थे, विवरण, यात्रा विवरण, यानी कि घूम रहे हैं और लिखते जाते हैं। और आज हम लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाते जाते हैं और यूट्यूब पे डाल देते हैं या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं। सेम चीज होता था, तो उस समय लिखित होता था, ठीक है ना। जैसे मेगास्थनीज ने इंडिया लिख दिया, उसके बाद से इंडिका लिखा था, उसके बाद फाहियान था, इत्सिंग था, ह्वेनसांग, इन जितना भी यात्रा किया अपना जीवनी यात्रा वृत्तांत उसमें लिख दिया था। उसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र, यानी कौटिल्य जो चाणक्य थे या विष्णुगुप्त, ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। उसके बाद बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद स्थानीय लेखकों के विवरण, यानी कि जो वहाँ के कोई स्थानीय लेखक हो गए, उन्होंने अपना विवरण लिखा है अपना, जैसे मैं आप पूर्वी चंपारण के हैं, आप दरभंगा के हो सकते हैं, आप दक्षिणी बिहार के किसी स्टेट जिला के हो सकते हैं, तो आप अपना जिला के बारे विशेष में भी कुछ आप लिख के प्रकाशन करा सकते हैं बुक में, या उसके बारे में वीडियो बना के अपना डाल सकते हैं। जैसे रोहतास डिस्ट्रिक्ट के आप हैं, कैमूर के हैं, तो आप अपना ब्लॉग बनाकर क्या डाल सकते हैं उसको। तो आने वाले 100 साल बाद अगर आपका ब्लॉग रहा ना, तो उसको सर्च करके लोग जानेगा कि हाँ, कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट इस तरह से था, पूर्वी चंपारण के बारे में लोग जानेगा। आज हम लोग, वो लोग बुक लिखा था तो हम लोग उसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो इत्यादि की जानकारी मिलती है। तो ये हो गया हमारा इतिहास के स्रोत हो गया। कितना स्रोत है आपको, पुरातात्विक स्रोत हो जाएंगे और साहित्यिक स्रोत हो जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे, आते हैं मेन पे, जैसे कि प्राचीन इतिहास, जैसे प्राचीन बिहार का जो इतिहास है ना, पाषाण काल अब हम लोग शुरू करेंगे, फिर उसके बाद वैदिक काल पढ़ेंगे और महाजनपद, करते करते सीरियल से एकदम प्राचीन इतिहास खत्म कर देंगे। तो हमारा पाषाण काल हो गया यहाँ पे। तो पाषाण काल नेक्स्ट टॉपिक देंगे, टॉपिक नंबर 2। पहला था स्रोत और दूसरा हो जाएगा पाषाण काल। तो पाषाण काल में देखिए लिखेंगे, प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा पाषाण पत्थर का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता है। ध्यान से, मानवों द्वारा पाषाण पत्थर का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता है, इसको पॉइंट में लिख देंगे। पाषाण का प्रयोग करने वाले काल को पाषाण काल के रूप में या प्रागैतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। पाषाण के प्रयोग करने वाले को पाषाण काल के रूप में या प्रागैतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। पाषाण काल को पत्थरों के प्रयोग एवं मानव विकास के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसको भी लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 में डाल के, मतलब इसका सब पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट 2 हो गया, पॉइंट 1 हो जाएगा स्रोत, पॉइंट
2 का सब पॉइंट 1 हो गया ये वाला, और सब पॉइंट 2 यहाँ हो गया, ठीक है ना। पाषाण काल के को पत्थरों के प्रयोग एवं मानव विकास के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों। पहला हो जाएगा इसमें पूरा पाषाण काल, ठीक है, 3 वर्गों में किया गया ना, तो पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल। इस पूरा पाषाण काल के भी 3 पार्ट होते हैं, जो उसमें हम लोग इसमें उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्या कि उसमें बिहार का चर्चा नहीं ज्यादा किया गया है। पूरा पाषाण काल में आपको हो जाएगा, इस काल में मानव क्या था? आखेटक एवं खाद्य संग्रह। पूरा पाषाण काल लिख के ऐसे एरो देख के लिखेंगे खाद आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। फिर नीचे ऐसे एरो दे के लिखेंगे दक्षिणी बिहार में मिलता, मतलब इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? पूरा पाषाण काल के दक्षिण बिहार से, ठीक है ना, उत्तरी बिहार में नहीं मिला है, याद रखिएगा। पूरा पाषाण काल के स्रोत आपको कहाँ से मिले हैं? मुंगेर और नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी। खुरपी जानते हैं ना आप लोग, इस तरह से जो घास उगवाने वाला होता है, या मिट्टी कोड़ने वाला, बगीचा उगीचा में गमला में डालने वाला, उस चीज का प्रयोग उस समय मिला है। और ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के थे। इसको भी 3 पॉइंट डाल के ऐसे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ऐसे करके आप लोग बनाते चलिएगा हेडिंग। दूसरा है मध्य पाषाण काल। इस काल में मानव, देखिए क्या था, आखेटक भी था, खाद्य संग्राहक था एवं पशुपालक। एक नया पॉइंट जुड़ गया, पशुपालक था। इसमें केवल आखेटक, आखेटक मैंने शिकार करेगा और खाना को जोगाता भी था, शिकार करता था और खाना जोगाता था। दूसरा में शिकार करता था, खाना जोगाता था, मतलब भविष्य के लिए, और उसके बाद पशु को पालने भी लगा। जोगाना माने संग्रह करना, मतलब स्टोर करके रखना। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता। यानी कि सबसे पहले इस पृथ्वी पे इंसान ने किस जंतु को पाला था? कुत्ता को पाला था सबसे पहले, याद रखिएगा। गाय बैल बकरी कुछ नहीं, कुत्ता को सबसे पहले पाला था। अच्छा, इसका स्रोत देखिए कहाँ? दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं, ठीक है। अब देखिए नौ पाषाण काल के बारे में हम लोग देखते हैं। नौ पाषाण काल थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक था। देखिए इसमें पहले में क्या था? खाद्य संग्राहक और अखेटक। दूसरा में खाद्य संग्राहक और अखेटक प्लस पशुपालक था। तीसरा में क्या था? खाद्य उत्पादक, यानी कि लोग खाद्य को क्या करता था? उपजाना, यानी कि फसल करना सीख गया, यानी खेती करना ये लोग सीख गया, और अनाज खुद से क्या किया? उपजाना शुरू कर दिया था। और मानव बस्तियों में निवास करने लगे थे, यानी कि ये लोग घर बना के, अब बताइए ये नदी के किनारा है, पहले ये सब क्या था? खाना, ये नदी जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे गेहूं उपजल है पहले से। तो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण के लोग यहाँ आएगा ना, तो नोच उच को इसको क्या करेगा? झाड़ झूड़ के खा जाएगा। और जब यहाँ उड़ा जाएगा गेहूं अनाज सब, फिर आगे चला जाएगा, दूसरा एरिया में जाके रहेगा, फिर जहाँ वहाँ खत्म हो जाएगा तो फिर तीसरे जगह पे जाएगा। एक जगह अस्थिर नहीं रहता था सब, क्या कि सब अखेटक और खाद्य संग्रह था, और पशु को पालता था, लेके जाता था। और नव पाषाण में क्या हुआ? ये सब न बीज, आप बताइए, खाद्य संग्राहक था सभी, ठीक है ना, तो ये सब खाद्य कहाँ रखेगा? कभी कभी यहीं पे जैसे गेहूं मिला ज्यादा, और क्या किया यहाँ पे? आपको मिट्टी कोड़ के गेहूं को दबा दिया, ये खाद्य संग्रह के रूप में, भविष्य में आके हम खाएंगे। और पता चला ये लोग घूमते घूमते जा रहा है, और फिर क्या हुआ? फिर घूमते घूमते जाएगा, फिर यहीं पे आएगा, तो देखेगा यहाँ तो हम खा पी के छोड़ दिए थे, यहाँ पे तो हम किए ही नहीं थे। तो इस सबको बाद में पता चला यहाँ तो हम संग्रह किए थे, यानी कि यहाँ पे हम छुपाए थे मिट्टी में दाब के, तो उपज गया है। तभी लोग को क्या कृषि उत्पादन का टेक्निक पता चल गया। तो ये लोग उसी तरह से क्या यहाँ पे उपजाने लगा, घूमने वाला काम छोड़ दिया। और जब ये लोग अनाज उपजाना शुरू कर दिया, तो जब अनाज उपजाएगा तो अनाज एक दिन में होगा, 6 महीना 7 महीना साल साल भर लग जाता था अनाज उपजाने में। तो अब जो किसान होंगे समझते होंगे, तो फिर उसके रखवारी के लिए रहना भी चाहिए। तो ये लोग क्या हुआ? झाड़ और काट उठ के मड़ई बनाना शुरू कर दिया। और जब मड़ई बनाना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे बहुत सारे घर बस गए। तो यहाँ पे अनाज उपजाना और मड़ई बना के, घर बना के, झोपड़ी बना के रहना स्टार्ट कर दिया गया नौ पाषाण काल में। इसीलिए खाद्य उत्पादक हो गए और मानव बस्ती का निवास लगने लगा, ठीक है ना। जब उत्पादक होंगे तो उसको उत्पादन करने में 6-7 महीने टाइम लगेगा, तो वहां रखना होगा ना, रखवारी करने के लिए, नहीं तो नोच के खा जाएगा दूसरा कोनो। तो इसीलिए लोग घर बना के रहने लगा। जब घर बना के रहने का परंपरा स्टार्ट हो गया, तो क्या हुआ? आपको मानव बस्ती का निवास शुरू हो गया। तो नौ पाषाण काल इसलिए इंपॉर्टेंट है। नौ पाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त होते हैं, यानी कि जहां भी मैदानी प्लेन एरिया है वहां से इसके अवशेष मिलते हैं। जैसे कि चिरांद सारण हो जाएगा, चेचर वैशाली, मनेर पटना है, सनुआ रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए। इतना हम लोग देख लिए। उसके बाद देखिए कैमूर की पहाड़ियां, नवादा और जमुई से क्या गुफा चित्र प्राप्त हुए। इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यहाँ से कैमूर की पहाड़ी है, नवादा और जमुई से क्या गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं, ठीक है ना। चलिए एक और आता है ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल आपको क्या होगा?
चिरांद, सोनपुर, ताराडी, चेचर, मनेर, सनवर आदि से ताम्र पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। कितने के हैं? 1000 ईसा पूर्व के हैं। तो अवशेष कहाँ से मिले इस चीज को हम लोग जान जाएंगे, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे हम लोग अब टॉपिक कौन सा हो जाएगा? पहला था आपको स्रोत, दूसरा था आपको पाषाण काल, और तीसरा हो जाएगा वैदिक काल। ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पे वैदिक काल थर्ड टॉपिक देंगे और उसका सब टॉपिक हम लोग देते चलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड टॉपिक हो जाएगा। देखिए, आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आर्यों के द्वारा किया गया था, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। यानी कि पहला जो था हमारा पाषाण काल पत्थर से संबंधित था और तांबा से संबंधित था। सबसे पहला धातु तांबा का खोज किया गया था, और सबसे पहला अनाज जौ उपजाया गया था। ठीक है ना? और सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता था। इतना हम लोग याद रखेंगे। तो उसी तरह उस समय क्या होता, पत्थर, तांबा, इसी सब का चर्चा किया गया है। तो उससे ताम्रपाषाण काल, पुरातात्विक मतलब इसी सब के बारे में बुक में पढ़ते हैं। जैसे तांबा है तो ताम्रपाषाण काल हो जाएगा, उसके बाद से पाषाण काल हो जाएगा, पत्थर से संबंधित है। लोहा का तो आविष्कार हुआ ही नहीं था, लोहा तो आपको उत्तर वैदिक काल में जाके हुआ था। और ये हमारा वैदिक यानी वेद से संबंधित है, नामे से पता चलता है किससे संबंधित है, वेद से संबंधित है। ठीक है ना? यानी कि वैदिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें वेदों की चर्चा किया गया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इत्यादि वेदों की इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है ना? तो सबसे पहले वेद में जो जो चीज लिखा गया है तो उसी के आधार पे हम लोग इसमें पढ़े हैं। तो इसमें देखिए, वैदिक सभ्यता को दो भाग में विभाजित किया जाता है, इसको लिख लीजिएगा। पहला है पूर्व वैदिक काल, इसको ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं। पूर्व वैदिक काल को कौन सा काल बोला जाता है? ऋग्वैदिक काल भी बोला जाता है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व का भाई सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद का काल है। फिर दूसरा हो जाएगा आपको उत्तर वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता हमारे बिहार में उसमें संबंधित नहीं है। ठीक है ना? तो उत्तर वैदिक काल, इसीलिए हम लोग पाषाण काल से डायरेक्ट वैदिक काल, यानी जो जो साक्ष्य मिलेगा वही ना हम लोग पढ़ेंगे। बिहार का हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, भारत का नहीं। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व देख लेंगे। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2 है पूर्व वैदिक काल। यह ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। ध्यान दीजिएगा, पूर्व वैदिक काल का संबंध बिहार क्षेत्र से नहीं था, याद रखिएगा। ठीक है ना? उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में ही हम लोग बिहार का चर्चा है उसमें। आगे देखेंगे कि उसमें बिहार को क्या कहा जाता था आगे। ठीक है ना? उसके बाद देखिए बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा, यानी कि बिहार का जो भौगोलिक एरिया है ना, यानी कि ऐसे ना बिहार का नक्शा है, इस तरह है, यहाँ से बीचों बीच गंगा नदी जाती है। ठीक है ना? तो बिहार का जो भौगोलिक एरिया का चर्चा है उसका सबसे पहले कहाँ पता चलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना है। शतपथ ब्राह्मण की रचना कब किया गया था? 800 ईसा पूर्व में इसकी रचना किया गया था। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में किया गया है। तो इसमें बिहार को क्या बोला गया? शतपथ ब्राह्मण में विदेह बोला गया है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र का एरिया था, यानी कि हई वाला पूरा एरिया। समझ रहे हैं ना? तिरहुत, इसमें कुछ नेपाल का भी पार्ट आ जाता था, सिमरौन गढ़, ये सब आपको आ जाता था उस समय। ठीक है ना? तो ये वाला एरिया को क्या बोला जाता था? विदेह। ठीक है? तो विदेह तिरहुत मिथिला क्षेत्र हम लोग, जैसे इधर आपको तिरहुत है प्रमंडल, उसके बाद से मिथिला है, मिथिला दरभंगा वाला एरिया, यानी कि सब मिथिलांचल कहलाता है। ठीक है ना? मैथिली भाषा यहाँ बोली जाती है। उसके बाद देखिए ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रात शब्द से संबोधित किया गया। इस चीज को आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। ठीक है ना? ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा जाता था? कीकट एवं व्रात्य इत्यादि शब्द संबोधित किया जाता था। उसके बाद देखिए वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। ठीक है? तो ये हमारा वैदिक काल इतना ही बिहार से संबंधित यहाँ से। ठीक है? एग्जाम से पहले 70 बीपीएससी एग्जाम होगा, अभी फिलहाल वही एग्जाम आने वाला। देखिए आप सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप टीचर का तैयारी कर रहे हैं, समझिए दोनों का लेवल एक ही होने वाला है टीआरई 4 में। तो आप लोग ये मानकर तैयारी कीजिए कि हम लोग सिविल सर्विस एग्जाम का तैयारी करेंगे तो मेरा टीचर का निकल जाएगा। ठीक है ना? उसी तरह का तैयारी का लेवल करना होगा, इसलिए आपको थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इस तरह का नॉलेज मतलब देख लेते हैं, उसके बाद मैराथन लाएंगे। ठीक है ना? अब कुछ कुछ ऐसा लाएंगे, एक एक दो दो चार चार 5-5 मिनट का वीडियो लाएंगे एकदम शॉर्ट नोट्स के रूप में बिहार का। एक बार 5 मिनट में देखिए खत्म। ये लगभग आपको आधा घंटा चलेगा, आधा घंटा या लगभग ये वीडियो आधा घंटा से ज्यादा नहीं जाएगा। तो हम लोग 2 गो देख लिए टॉपिक, कौन देख लिए? पाषाण काल और वैदिक काल देख लिए।
चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए तो हमारा नेक्स्ट थर्ड टॉपिक हो जाएगा महाजनपद का। लगभग हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे डेली, यानी कि ये क्लास आपको लगभग 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। 2 या 3 क्लास चलेगा आपको, 2 या 3 क्लास में ये खत्म हो जाएगा प्राचीन इतिहास। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास 1 क्लास में खत्म हो जाएगा बिहार का, और आधुनिक चलेगा लगभग आपको 3-4 क्लास चलेगा, ठीक है। उसके बाद 1-1 घंटा या 2 घंटा का एक मैराथन डालेंगे। साहब एकदम डिटो हम जो नोट्स बनाए हैं ना, जो हम अपना नोट्स जो बनाए हैं, जो हम तैयारी किए थे, तो वो आपको करेंगे, बता देंगे। और कमेंट कीजिएगा आप लोग का 9th 10th SST में कितना नंबर आप लोग गेन किए हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए, प्रारंभ में छोटे छोटे कबीले राजनीतिक केंद्र होते थे, यानी कि शुरू में जब महाजनपद नहीं बना था ना, तो पहले जन था। क्या था? जन, लोग। फिर उसके हो जाएगा जनपद। जनपद बहुत सारे जन मिलके, यानी कि मान लीजिए जिला मिलके क्या बनाया सब आपको? जनपद बनाया, यानी कि राज्य बनाया, स्टेट बनाया। अभी जैसे हम लोग का बहुत सारा जिला मिलके बिहार राज्य बना है, उसी तरह बहुत सारा जनपद मिलके महाजनपद बनाया। क्या बनाया? सॉरी पेन, महाजनपद बनाया, ठीक है ना। यानी कि राष्ट्र बन गया। राष्ट्र माने देश, यानी कि जिला, राज्य और देश। जनपद, महाजनपद, इसी तरह से था। तो प्रारंभ में छोटे छोटे कबीले, यानी जो कबीला होता था ना, ग्रुप, उसमें एक लीडर होगा, उसके बाद से एक सेनापति होगा। ये सब घूमते फिरते रहेगा, एक जगह इन लोगों का ठिकाना भौगोलिक एरिया नहीं था, मतलब जहां ये लोग अपना स्थापित हो सके। राजनीतिक केंद्र होते थे। कबीलों के आकार में वृद्धि के कारण राजनीतिक उत्थान हुआ, यानी कि जब कबीले जब बढ़ने लगे ना, बहुत सारे कबीले, मान लीजिए एक कबीला है, उसमें 5,000 नहीं, मतलब 500 लोग हैं, और 5 को कबीला मिल गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जनसंख्या ज्यादा हो गया, तो उतना कबीला को लेकर घूमने में टाइम लगेगा, एक जगह से दूसरे जगह जाने में। तो ये लोग क्या किया, मिल के क्या जनपद बना दिया। और जनपद जब बन जाएगा तो एक जगह स्थापित हो गए, और वो सब छोटा छोटा कबीला मिलके अपना अपना राजनीतिक कैंडिडेट मतलब खड़ा किया, और उसको क्या किया, आगे मिलके सहयोग करके एक प्रशासनिक सत्ता स्थापित कर दिए। जैसे देखिए क्या लिखा है, वृद्धि के कारण राजनीतिक उत्थान हुआ, जिसमें कबीलों का विस्तार जन के रूप में, उसके बाद जनपद के रूप में, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, और अंत में महाजनपद के रूप में हुआ। बहुत सारे कबीले मिलकर जन बनाए, जैसे कुरुजन, भरतजन, पुरुजन, तुर्सजन, ठीक है ना। उसके बाद पंचाल जन हो जाएगा, और भी बहुत सारे जन हो जाएंगे, चेदी, सब छोटा छोटा मिलके क्या किया, जन बनाया, और मिलके जनपद बना दिया, तो महाजनपद हो गया अंत में। तो महाजनपद टोटल 16 गो देश था इस भारत भूमि में, ठीक है ना। इन महाजनपदों का विस्तार उत्तर भारत, ध्यान देखिएगा, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत तथा दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद का, महाजनपद का प्रमाण मिलता है, ठीक है ना। इसको कमेंट कीजिए कि दक्षिण भारत में जो महाजनपद मिलता है उसका नाम कमेंट कीजिए, और किस नदी के तट पे है उसको भी कमेंट कीजिए, ठीक है। यह महाजनपद ही भारत में, उसकी राजधानी भी कमेंट कीजिएगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसका आप लोग देखिए, इसको कमेंट बताइए क्या है। ये महाजनपद ही भारत में राजनीतिक उत्थान का केंद्र बिंदु बना, और आज जो राजनीति हम लोग देखते हैं वर्तमान में, इसी का क्या है, परिणाम है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 6th BC, ठीक है ना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 600 BC, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि ईसा के जन्म से 600 साल पहले, कितना, ईसा का जन्म मान लीजिए 1 पे हुआ है, 0 या 1 पे, तो इनसे 600 साल पहले अंगुत्तर निकाय का रचना हुआ था, अंगुत्तर निकाय का, ठीक है ना, 6th BC में, और भगवती सूत्र का, जिसमें 16 महाजनपदों की क्या है, जानकारी मिलती है। उसके बाद देखिए, इस काल को सूत्र काल भी बोला जाता है, क्या है कि उस सूत्र काल न्याय का काल भी बोला जाता है। उसके बाद से वर्ण व्यवस्था और ज्यादा हार्ड हो गया था, इस चीज के इत्यादि का चर्चा मिलता है। अब हम लोग एक एक करके उसका राजधानी पढ़ेंगे, और वर्तमान भौगोलिक देखेंगे कि कहाँ पे पड़ता है। महाजनपद 16 गो है, लोग याद भी कर सकते हैं, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए, पहला है मगध, जो उस समय का बहुत ही शक्तिशाली था, गिरिव्रज और राजगिरी। और जब मगध पढ़ेंगे ना, तो इसका इतिहास महाभारत काल से ही जुड़ा हुआ है। तो गिरिव्रज बहुत प्राचीन राजधानी था, और राजगिरी उसके बाद क्या बना, पाटलिपुत्र बना,
बाद में लास्ट में भी बिहार की राजधानी पटना है। बिहार में है पटना, गया और नालंदा वाला एरिया था। कहाँ था? पटना, गया और नालंदा वाला एरिया में था। अंग है चंपा। अंग महाजनपद जो था, या जिसके कर्ण जो थे, कर्ण शूरवीर कर्ण, तो दुर्योधन ने अंग को कर्ण को अंग प्रदेश का ही बनाया था, क्या राजा बनाया था। चंपा या मालिनी, मालिनी भी इसका एक राजधानी है, याद लिख लीजिए, मालिनी भी है। एकदम डीप, इससे डीप बनेगा ही नहीं सवाल। बिहार, भागलपुर और मुंगेर, बांका जिला, बांका जो पड़ता है ना, भागलपुर और मुंगेर उसी एरिया और का है। उसके बाद है वज्जिश संघ, वैशाली, जो बिहार का वैशाली और मुजफ्फरपुर जो एरिया है ना, वो वज्जिश संघ के अंतर्गत आता था। काशी, वाराणसी का वर्तमान राजधानी था, वर्तमान में कहाँ है? वाराणसी है। कौशल, श्रावस्ती राजधानी थी। उत्तर प्रदेश, फैजाबाद में पड़ता है वर्तमान में। मल, कुशीनगर। मल जैसे पहलवान होते, जैसे बॉडीगार्ड होता था ना, उसी तरह का मल पहलवानों को बोला जाता था। कुश्ती लड़ने में बहुत ही सुपर फास्ट होते थे। कुशीनगर राजधानी था। उत्तर प्रदेश, देवरिया। वत्स जो था, वत्स ये आपको था कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद एरिया का बोलते हैं, वत्स बोला जाता है, वत्स महाजनपद। कुरु जनपद, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली। जो कुरु वंश थे ना, उनका ही था। कौरव और पांडव का पता चलता है। पंचाल, अहिछत्र, उत्तर प्रदेश, बरेली में और बदायूं में। सूरसेन, मथुरा, उत्तर प्रदेश और मथुरा। अभी टीआरई 3.0 में एक सवाल आया था इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश सर्वप्रथम कहाँ का गवर्नर नियुक्त हुआ था? तो इस बदायूं का ही होगा। और बीपीएससी आंसर चेक करा दिया है आपको, क्या? ग्वालियर। तो आप लोग R&D कीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इसका आंसर बताइए क्या होगा। इल्तुतमिश सर्वप्रथम कहाँ का क्या गवर्नर बनाया गया था? सूरसेन, मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या होगी? मथुरा। उत्तर प्रदेश, ये भी मथुरा में पड़ता है। चेदी, सुक्तिमती, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ग्वालियर में पड़ता है। उसके बाद हो जाएगा अवंती, उज्जैनी और महिष्मती, मध्य प्रदेश के उज्जैन में पड़ता है। उज्जैनी और महिष्मती दो इसकी राजधानियां थी। उसके बाद मत्स्य प्रदेश, मत्स्य महाजनपद, इसका विराटनगर पड़ता था, और राजस्थान और जयपुर। देखिए उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश, विराटनगर हो गया। अस्मक, पोतन और पोटली, महाराष्ट्र, तेलंगाना। बोले थे ना, अस्मक एक पड़ता है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, गोदावरी नदी के तट पर था। राजधानी पोतन या पोटली थी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, दक्षिण भारत के एकमात्र महाजनपद। कंबोज, जिसकी दो राजधानियां थी, हाटक या राजपुर, पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान था। गंधार, तहसीला राजधानी थी, पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान। इसमें एक पुरुषपुर शहर था जो कनिष्क राजधानी बनाया था, ठीक है ना। और महाभारत काल में से ही संबंधित ये स्थल है। और आज पेशावर, उस पुरुषपुर का नाम क्या है? पेशावर है। अब देखिए 16 महाजनपद में 3 महाजनपद का विस्तार बिहार में हुआ था, इसको हम लोग हाईलाइट करेंगे। वज्जी या लिच्छवी, वैशाली या मुजफ्फरपुर क्षेत्र, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये सब हाजीपुर इसी एरिया में आ जाता था। उसके बाद मगध, मगध होगा आपको पटना, गया, नालंदा और नालंदा वाला क्षेत्र हो जाएगा। अंग, भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र होता था। देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या होता था। जैसे कबीला था, एक कबीला हुआ, ठीक है, तो बहुत सारे कबीला मिलके एक जन बनाए। क्या बनाए? जन। फिर उसके बाद बहुत सारे जन मिलके एक जनपद बनाए, और बहुत सारे जन मिलके क्या बनाए? एक महाजनपद। और कबीला में कम से कम, एक कबीला में 500 से 1000 आदमी से कम लोग थोड़ी होता होगा। एक कबीला में 500 1000 आदमी से कम नहीं रहता होगा, ज्यादा रहता होगा। तो उतना लोग मिलके एक कबीला, अब समझिए 10 गो कबीला मिल गया तो 10,000 लोग मिलके एगो जन बनाएगा, ठीक है। और एक जन में 10,000 लोग, 10 गो जनपद, सोच लीजिए कितना लोग हो जाएगा। फिर उसी तरह उतना महाजनपद, ऐसा ही इसका डेवलपमेंट। उसके बाद अब हम लोग एक एक करके, ये हमारा महाजनपद का चल रहा है, ठीक है ना। इसमें डायरेक्ट नोट्स इसी तरह बनाते चलना है। तो हेडिंग दे देंगे, देखिए इस तरह का, या तो ऐसा लिख दीजिएगा हैश टाइप के, या एरो दे के, हाँ इस तरह का नोट्स बनाइए, अच्छा लगेगा, सुंदर। वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था, इसे अठकुल भी कहा जाता था। जो वज्जी संघ था उसमें कितने राज्य थे? 8 गो राज्य थे वज्जी। और उसमें वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु इस संघ के 8 महाजनपद थे, ठीक है, सॉरी जनपद थे। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था, वैशाली में जो था, ठीक है ना। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। राजधानी क्या थी? वैशाली थी। वैशाली नगर की राजा विशाल ने किया था। आज भी वैशाली में जाइएगा ना तो आपको विशाल राजा का गढ़ मिलेगा अवशेष के रूप में। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ग्रात्रिक, वज्जी,
संघ के प्रमुख जनपद थे, यानी कि लिच्छवी मेन था। उसके बाद भी जो मिथिला के विदेह था और कुंडग्राम के ज्ञात्रिक था, ये सब क्या थे, वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। यानी कि जो वज्जी संघ था, वज्जी ये आपको क्या था, ये मेन एगो देश था, वज्जी देश था। इसमें ये सब 8 गो छोटा छोटा राज्य था। उसमें ये क्या था, लोकतंत्र था। लोकतंत्र की सब इसमें लगभग लोकतांत्रिके था लगभग सब। लेकिन लिच्छवी में बहुत 1707 कितना 1707 कैंडिडेट था लिच्छवी में। ये आपको प्रश्न पूछा हुआ है किसमें, टीआरई 1 में 9th 10th में पूछा हुआ है। देखिए लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला का विधेय हो गया, ये तो हो गया। वज्जी संघ लिच्छवी या लिच्छवी को विश्व का प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। प्रथम गणतंत्र, धीरे धीरे आपको ज्ञात्रिक भी बन गए, विदेह भी बन गए, उग्र भोग कुरु सब क्या गणतंत्र बन गए थे। यानी कि वज्जी संघ गणतंत्र था, चुने जाते। गणतंत्र माने देश का राजा जनता द्वारा चुना जाता हो। अब वर्तमान में गणतंत्र यानी कि जो देश का प्रमुख प्रधान है, राष्ट्रपति, जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसको गणतंत्र बोलते हैं। और लोकतंत्र हो गया देश का प्रशासक लोगों द्वारा चुना जाता हो, जैसे कि प्रधानमंत्री। ठीक है, ये समझिए, माइनर शब्द में बहुत डिफिकल्ट है। टीआरई 2 में प्रश्न पूछा हुआ था, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, पूछ दिया था टीआरई 2 में, इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछा हुआ था। अब आइए हम लोग मैप में देखते हैं इसको। देखिए मैप में देखते हैं, ये बिहार का जो उत्तरी बिहार है ना, ये टोटल वज्जी संघ और लिच्छवी महाजनपद के नीचे आता था। और ये वाला साइड से है इधर का आपको दक्षिण पश्चिम वाला जो था मगध महाजनपद, और पूरब दक्षिण वाला आपको था अंग महाजनपद में पड़ता था। देखिए मगध के बारे में हल्का सा ब्रीफ नॉलेज लेते हैं। सेकेंड, मगध राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक, यानी कि राजनीतिक रूप से पावरफुल था, और आर्थिक यानी कि इसमें ना मगध में, जैसे मगध हो गया तो ये एरिया ना बहुत जंगली है। आज भी कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, ये सब पहाड़ी, राजगीर हो गया, ये सब में बहुत सारा जंगल एरिया है। जंगल था तो लकड़ी बहुत ज्यादा मिलता था, और लोहा के खान भी और खनिज संसाधन सबसे ज्यादा बिहार, वर्तमान बिहार के इसी एरिया में खनिज संसाधन आज भी मिलते हैं। उस समय तो झारखंड भी था, झारखंड भी ना था, वो नीचे चला गया, झारखंड भी था, बंटवारा हो गया। तो इसमें हाथी भी बहुत ज्यादा मिलता था। ठीक है, और लोहा ज्यादा मिलेगा तो लोहा से हल बन गया, हथियार बन गए, तो युद्ध लड़ने में हथियार काम आता था राजनीतिक रूप से। और आर्थिक रूप से जब ज्यादा हल लोहा के बनने लगा तो ज्यादा भूमि फाड़ा, मतलब भूमि खूब ज्यादा उपजाऊ बनाया जाने लगा। जोत के, पहले लकड़ी का हल था तो कम जोताता था, लोहा के हल बन गया था, ज्यादा जोताने लगेगा। और ज्यादा जब जो खेती होगा तो क्या होगा, अनाज ज्यादा पैदा होने लगा, और खा पी के खूब ज्यादा खर्चा कर और के अधिशेष बच जाता था। तो अधिशेष बचेगा तो सरकार को टैक्स ज्यादा मिलेगा, और जब टैक्स ज्यादा मिलेगा तो व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ेगा तो देश क्या होगा, बहुत डेवलप होगा। तो आर्थिक रूप से डेवलप था। भौगोलिक कारण, क्योंकि यहाँ पे ना आपको इधर गंगा नदी, ठीक है, इधर से सोन नदी, यहाँ से बहुत और भी बहुत सारी नदियां, किउल नदी, केन नदी, मतलब एक और पुनपुन नदी, और पहाड़ी एरिया, तीनों तरफ से आपको क्या था, एक दुर्ग का बना हुआ था, किला दुर्ग में घेरा गया था। अब नदी पे उतना डेवलपमेंट नहीं था कि पुल बना पाइएगा, तो समझिए आक्रमण कोई जल्दी इस पे नहीं कर पाता था। देखिए मगध की प्रारंभिक राजधानी जिसे गिरिब्रज या राजगिरी, ये प्रश्न पूछा हुआ है, आज टीआरई 3 में पूछा हुआ है ये प्रश्न। बिहार, लोग बोल रहे हैं कि बिहार स्पेशल से नहीं आया, भाई बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछा है टीआरई 3 में। तो इसका सांस्कृतिक या ऐसे ही कुछ प्रश्न आया है कि क्या होगा, तो गिरिब्रज या राजगिरी होगा। ये 5 पहाड़ियां, रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी, अभी पिलाचल से घिरा हुआ था। और चारों ओर से जो राजधानी जो था ना इसका, पहाड़ी से घिरा हुआ था। और पहाड़ी पार करके सेना को लाना इतना आसान नहीं है आज भी। आज तो एरोप्लेन, फाइटर जेट हो गया है, उस समय थोड़ी तो पैदल सेना होती थी, हवाई सेना थी नहीं। तो आप पहाड़ी पार करने में समझ रहे हैं, हाथी को, घोड़ा को, रथ को कैसे पार कराइएगा। तो एक छोटा सा रास्ता बनता था, उस रास्ता में अंदर आइएगा तो हो गया, ये सब मिल के घेर के मुंह पे मार देता था सब। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया के क्षेत्र में किया गया था, इस एरिया में। ठीक है, मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में। पॉइंट नंबर इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा, वेरी वेरी। अब हम लोग देखेंगे अंग महाजनपद, उसके बाद इस वीडियो के यहीं पर रोकेंगे और मगध का उत्कर्ष इसमें पढ़ेंगे। ये आपको महाजनपद काल में ही आएगा, ये टॉपिक नहीं दीजिएगा आप लोग, महाजनपद काल का ही है मगध का उत्कर्ष, उसके राजवंश आएगा, फिर उसके बाद मौर्य वंश पढ़ेंगे इसमें ही। जैसे अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर, मुंगेर में किया गया है। इसकी राजधानी चंपा थी, मालिनी भी थी। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को कहा मगध में मिला लिया था। ठीक है ना, इसकी पुत्री थी जो क्या बौद्ध धर्म अपनाई थी। तो चलिए इतना आज हम लोग रोकते हैं यहाँ पे, वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है ना,
तो वीडियो अच्छा लगा हो या कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा सर यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, तो उसको हम सही कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आराम से पढ़िए, नोट्स बनाइए, और ये जब खत्म हो जाएगा प्राचीन बिहार का इतिहास, तो लास्ट में हम लोग 100 गो इसका एमसीक्यूज लगाएंगे, और वैसा एमसीक्यूज लगाया जाएगा जो जल्दी कहीं नहीं मिला होगा किसी को भी, हमको भी फर्स्ट बार ही मिला है, तो सोचे आपको भी शेयर कर देते हैं। मिल बांट के पढ़ने से क्या होता है, विद्या बढ़ता है। और बहुत लोग होता है, मित्र लोग भी है कि छुपा छुपा के पढ़ता है, तो छुपा के पढ़ने से थोड़ी होता है। जितना विद्या बांटिएगा, कुआं के पानी से जितना कुआं निकाला जाएगा तो कुआं का पानी और शुद्ध होगा, और कुआं का पानी बंद करके रखा जाएगा अपना, तो गंदा हो जाएगा, मैला हो जाएगा। तो इसी तरह से विद्या बांटने से क्या होता है, विद्या और बढ़ता है। तो हमको मिला है जो जो चीज हम सोर्स पढ़े हैं उतना सोर्स हम आपको पढ़ा देंगे इसमें, इतना याद रखिएगा। तो समझिए, ट्रस्ट कर कर इस वीडियो को देखिए। TRE 4 का हम लोग फिर से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ तैयारी कीजिए। पढ़ेंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे, पढ़ेंगे एमसीक्यूज लगाएंगे, और रिवीजन करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और मोटिवेट होते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।